हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर्स जो है वो आपके लिए हर एक गवर्नमेंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट करंट है, गौतम अडानी ने बर्नार्ड अर्नाल्ड को पछाड़ा। यानी फोर्ब्स के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार की शुरुआत में गौतम अडानी की कुल संपत्ति $155.4 बिलियन और बर्नार्ड अर्नाल्ड की $155.2 बिलियन थी और मुकेश अंबानी की $2.3 बिलियन की संपत्ति के साथ 8वें स्थान पर हैं। क्या है एससीओ समरकंद शिखर सम्मेलन? यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 22वें क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। भारत अगले वर्ष 2023 में 23वें एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे किबिथु में सैन्य शिविर का नाम बदला गया। किबिथु में सैन्य गिरिशन और 22 किलोमीटर किबिथु बॉलोंग रोड का नाम बदलकर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। यानी कि किबिथु बॉलिंग रोड का नाम बदलकर ये एक रोड का नाम है ना, तो इसका नाम बदलकर भारत के चीफ डिफेंस स्टाफ के जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया। इस समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर यानी कि सेवानिवृत्त बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता और जनरल रावत की बेटी तारिणी ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। क्या है लिथियम सेल? लिथियम सेल क्या है, इसके बारे में जानते हैं। भारत के पहले लिथियम सेल निर्माण संयंत्र का उत्पादन पूर्व शुभारंभ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इसको लॉन्च करेंगे। यह संयंत्र वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में स्थित है। देखिए, अब आगे के करंट अफेयर्स में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि वन विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक आदि को सम्मिलित किया गया है। आगे हम जो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं उसमें इन सब विषयों को शामिल किया गया है। एक बार फिर से देख लिए, वन विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक है, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है सैफ U17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? किसने जीता? आंसर है भारत। भारत के किस राज्य में देश के पहले वन विश्वविद्यालय में मंजूरी मिली है? वन विश्वविद्यालय को मंजूरी मिली है। सही आंसर है तेलंगाना। हाल ही में किसने अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया है? सही आंसर है रामनाथ कोविंद, जो कि पूर्व पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये जल शक्ति मंत्रालय के किस विभाग ने पाक्षिक अभियान स्वच्छता ही सेवा प्रारंभ किया है, जिसे इंग्लिश में SHS बोलते हैं? सही उत्तर है पेयजल और स्वच्छता विभाग। पेयजल और स्वच्छता विभाग। आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में एससीओ के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही आंसर है भारत।
सही आंसर है भारत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में 18 नए थाने स्थापित करने का निर्णय लिया है और नए 18 थाने बनेंगे? वो किस राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की 19वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई है? सही आंसर है कंबोडिया। अगला और आखिरी इसमें है भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे CII ने भारतीय नागरिकों के सुरक्षित प्रवास को मजबूर करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 11 सितंबर, 9 सितंबर, 16 सितंबर, 13 सितंबर। यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 16 सितंबर। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। यानी किस पर? यानी कि ओजोन परत के संरक्षण पर, उसके बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2022 का विषय है पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग है। यह दिवस पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है। रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? ऑप्शन है आपके पास 15, 20 स्लैम, 18 स्लैम या फिर 10 स्लैम। सही उत्तर है 20 स्लैम। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम। टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को प्रतिस्पर्धी टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। अपने शानदार करियर में रोजर फेडरर ने पुरुष एकल खिताब में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उनकी पहली जीत वर्ष 2003 में विंबलडन में थी, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में एंडी रोडिक और फाइनल मैच में मार्क फिलिपोसिस को हराया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का पूर्व उत्पादन रन लॉन्च किया है। इसकी स्थापना में 165 करोड़ रुपए का परिव्यय आया है और यह 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन है अपना। ISRO जिसे इसरो पढ़ते हैं, इसरो ने भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। इसरो ने भारत के पहले थ्रूपुट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? इस सैटेलाइट को इंग्लिश में HTS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड, वनवेव दूरसंचार,
एलेथिया टेक्नोलॉजीज या फिर इको स्टार कॉरपोरेशन? सही उत्तर है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड। इसके बारे में जान लेते हैं। ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के सहयोग से आधिकारिक तौर पर भारत की पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह जिसे HTS बोलते हैं ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू की है। HTS समान मात्रा में कक्षीय स्पेक्ट्रम का उपयोग करते समय क्षमता बढ़ाता है जबकि साथ ही प्रति बिट लागत को कम करता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 बिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? क्वेश्चन को आप फिर से देखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं आपके पास ताइवान, यूक्रेन, अफगानिस्तान या फिर इजराइल। सही आंसर है यूक्रेन। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है। इसमें मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, क्लेमोर माइंस, नाइट विजन गॉगल्स, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट आदि शामिल है। क्या क्या है इसमें? हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, क्लेमोर माइंस, नाइट विजन गॉगल्स, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट आदि शामिल है। अमेरिका के अनुसार यह यूक्रेन को अपनी उभरती युद्ध क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, कतर, श्रीलंका या फिर भारत। सही उत्तर है भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी भारत द्वारा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच की जाएगी। यह द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। यह भारत में आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में महिला फुटबॉल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये बाकी ये MCQs वाले करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ डिटेल्स जान लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि SCO समिट 2022 ये क्या है ना? शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां क्षेत्रीय सम्मेलन आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुआ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। उनके साथ रूस सहित अन्य SCO सदस्यों के शीर्ष नेताओं ने शिरकत की है। इस शिखर सम्मेलन से अलग PM मोदी ने SCO सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की है। इसी कड़ी में वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है। बढ़ते हैं आगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने चर्चा की है? किसने? पुतिन ने, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से।
किन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है वो जान लेते हैं। पहला है वैश्विक अर्थव्यवस्था, जिसमें 80 सदस्यों ने वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। खासकर रूस पर लगे पश्चिम आर्थिक प्रतिबंधों को भी लेकर चर्चा की गई है। साथ ही भारत रूस के साथ मिलकर नए आर्थिक अवसर की तलाश में भी है। अगली चर्चा हुई है क्षेत्रीय सहयोग को लेकर। इसमें सदस्य देशों ने आपस में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की है, जिसमें स्वास्थ्य, रक्षा, आतंकवाद, परिवहन और टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी है। फ्रेंड्स, अगली चर्चा हुई है यूक्रेन रूस संघर्ष पर, जिसमें वैश्विक मुद्दों में यूक्रेन रूस संघर्ष प्रमुख था, जिस पर समूह के नेताओं के मध्य गंभीरता पूर्वक चर्चा की गई है। साथ ही इसके शांतिपूर्वक समाधान पर जोर दिया गया है। कोविड सदस्यों ने साथ मिलकर कोविड के सदस्य देशों ने साथ मिलकर कोरोना महामारी का सामना करने का संकल्प लिया है। साथ ही इसके लिए जरूरी कदम उठाने में सहयोग का निर्णय लिया है। अगली चर्चा हुई है जलवायु परिवर्तन पर। जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त बयान के तहत सदस्य देश अच्छे पड़ोस, दोस्ती और सहयोग पर सहमत हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बैठक में पीएम मोदी की भाषण की खास बातें, यानी कि इस बैठक में पीएम मोदी ने क्या क्या बातें कही हैं, उन खास बातों पर हम चर्चा करते हैं। यानी कि बाजरा खाद्य महोत्सव, प्रधानमंत्री ने एससीओ के तहत बाजरा खाद्य महोत्सव आयोजित करने पर विचार करने का प्रस्ताव रखा है। आगे है मैन्युफैक्चरिंग हब। इसमें अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्ण पारगमन अधिकारों के लिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब में बात कही है। जन केंद्रित विकास मॉडल, पीएम मोदी ने जन केंद्रित विकास मॉडल ने प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग पर और ध्यान देने की बात कही है। स्टार्टअप और इनोवेशन, पीएम मोदी ने कहा कि भारत स्टार्टअप और इनोवेशन पर एक नया विशेष कार्य समूह स्थापित करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता है, जिससे इस स्टार्टअप और इनोवेशन में क्षेत्र में और प्रगति की जा सके। आगे बढ़ते हैं वैश्विक आर्थिक सुधार। इस पर उन्होंने कहा है अपने संबोधन के दौरान, महामारी के बाद दुनिया आर्थिक सुधार की चुनौती का सामना कर रही है, इसलिए आर्थिक सुधार में एससीओ की महत्वपूर्ण भूमिका है। आगे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, यानी कि कोविड-19 और यूक्रेन की स्थिति के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा संकट पैदा हो गए हैं, जिसका हमें मिलकर समाधान करना है। ये खास बातें थी, जिसके साथ ही उन्होंने पर्यटन के लिए कहा कि भारत आज दुनिया में मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए सबसे किफायती गंतव्यों में एक है। इन खास बातों पर प्रकाश डालने के अपने करंट अफेयर्स को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं समरकंद घोषणा की। समरकंद घोषणा ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों ने शिखर सम्मेलन के प्रमुख दस्तावेज समरकंद घोषणा को अपनाया है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के दस्तावेजों के एक समूह को मंजूरी दी गई। बढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट। समरकंद घोषणा पत्र में क्षेत्रीय स्थिरता, सतत आर्थिक विकास, परिवहन और संचार संबंधों को मजबूत करने, सांस्कृतिक संवाद को गहरा करने पर सहमति बनी है।
ये सभी चीजें हम समरकंद घोषणा के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि समरकंद घोषणा से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन्हीं पॉइंट्स में से आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर आर्थिक प्रतिबंधों का एक तरफा उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांतों के साथ असंगत बताया गया है। सदस्य देशों ने वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के अनुकूल पर जोर देते हुए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के जल्द से जल्द समावेशी सुधार के महोत्सव पर जोर दिया। SCO ने दुनिया भर में आतंकवादी कृत्यों की निंदा की और आतंकवाद का समर्थन करने वाली स्थितियों को खत्म करने का संकल्प लिया। SCO सदस्यों ने दुनिया में निरंतर परमाणु निरस्त्रीकरण के संकल्प को दोहराया है। SCO के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने से क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया किबुथु में सैन्य शिविर का नाम, यानी कि ये इससे पहले भी अभी हम पढ़ चुके थे, इसके बारे में जानते हैं। यानी कि किबुथु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इससे पहले भी अभी हमने आपको बताया था। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के लगभग 9 महीने बाद यह किया गया। रावत ने एक युवा कर्नल के रूप में 1999 से 2000 तक किबुथु में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली और इस क्षेत्र में सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सैन्य शिविर और 22 किलोमीटर किबुथु बालोंग रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत रोड कर दिया गया है। रावत के आदमकद भित्ति चित्र के अनावरण के अलावा पारंपरिक शैली में निर्मित गॉरिसन के द्वार का भी उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन थे जनरल बिपिन रावत, यानी कि जी किबुथु रोड का नाम बदलकर जो जनरल बिपिन रावत कर दिया गया है, उन्हीं बिपिन रावत के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे कि शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले सेनाध्यक्ष जनरल रावत थे। शीर्ष पद पर यानी कि सबसे ऊंचे पद पर नियुक्त होने वाले सेनाध्यक्ष जो थे वो जनरल रावत ही थे। वह 27वें सेनाध्यक्ष थे जिन्होंने 17 दिसंबर 2016 की जनरल दलबीर सिंह सुहाग से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। देश के रक्षा ढांचे को मजबूत करने में जनरल रावत का योगदान अद्वितीय है। उनकी दूरदर्शिता ने बुनियादी ढांचे के विकास को लागू करने और क्षेत्र में सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? यानी कि 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बिपिन रावत की मृत्यु हो गई थी। वह अपनी पत्नी मधुलिका और 12 सशस्त्र बलों के जवानों के साथ थे। IAF हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण खराब मौसम था, जिसके कारण नियंत्रित उड़ान इनटू टेरेन नामक घटना हुई। रावत को इस साल की शुरुआत में मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। किबुथु का नया नाम क्या है? यानी कि किबुथु सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन कर दिया गया है। साथ ही स्थानीय पारंपरिक स्थापत्य शैली में बने भव्य द्वार का उद्घाटन राज्यपाल ने किया।
बालोंग से किबुथु तक 22 किलोमीटर लंबी सड़क और गैरिसन का नाम एक समारोह में जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। समारोह में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा कलिता और जनरल रावत की बेटी तारिणी ने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सीमा पोस्ट का स्थान भारतीय चौकी के ठीक सामने है। ये किबिथु कहाँ पर है, इसके बारे में हम जानेंगे। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की सीमा पोस्ट का स्थान भारतीय चौकी के ठीक सामने है। संवेदनशील क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के बाद सैन्य चौकी निगरानी करती है। किबिथु LAC के पास स्थित है और भारत का सबसे पूर्वी सैन्य चौकी है। यह लोहित घाटी के पहाड़ी और कठिन इलाकों में बसा हुआ है। छोटा गांव मेयर और जर्किन जनजातियों द्वारा बसाया हुआ है ये गांव। आगे देखते हैं किबुथु का महत्व क्या है। गॉरिसन रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान किबिथु ने चीनी आक्रमण के शुरुआती हमले का सामना किया था। इस बार पहली बार 2 असम राइफल्स ने दिसंबर 1950 में एक पलटन के साथ कब्जा किया था। 1959 यानी कि 1959 में एक अतिरिक्त प्लाटून के साथ पोस्ट को और मजबूत किया गया था। आगे देखते हैं। 1964 में युद्ध की समाप्ति पर दो असम राइफल्स द्वारा किबिथु पर फिर से कब्जा कर लिया गया था। 1985 में 6 राजपूतों ने इसकी रक्षा की थी। जनरल रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान गैरिसन को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत किया और स्थानीय लोगों के साथ नागरिक सैन्य संबंधों में तालमेल बिठाया और सीमा कार्मिक बैठक तंत्र को एक औपचारिक रूप दिया।